नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो इस बार 2023 में 9 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसी पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। उसका मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है और किस पार्टी को कितना नुकसान होगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में जो चुनाव की घोषणा की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में बीजेपी को डैमेज होने की संभावना है। वहाँ पे हो सकता है कि फिर लेफ्ट गवर्नमेंट अपना सरकार बनाए कांग्रेस अलायंस से। उसका कारण बता दे रहा हूँ कि जो त्रिपुरा में जो अभी इन्होंने 6800 करोड़ रुपये का जो आधारशिला रखा है त्रिपुरा और मेघालय के लिए, तो एक तरह से भोज के दिन कोहड़ा रोपने वाली बात होती है। कि होता है कि जिस दिन भोज होता है खाने का, अगर निमंत्रण दिया उस दिन अगर कोहड़ा रोपा जाए तो वो खाने लायक नहीं बनता। उस तरह जो त्रिपुरा में जो इनके जो पार्टी के जो ये है, त्रिपुरा में जो प्रद्युत राव बर्मन की जो पार्टी है वो इनको चुनौती देगा, बीजेपी को चुनौती देंगे। दूसरी चीज़ की भाजपा की सहयोगी पार्टी IPFT भी अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। वहाँ पे जो मुकुल संगमा जो थी TMC की भी चुनौती पेश करेंगे मेघालय यहाँ पे और त्रिपुरा में। उसके बाद सुष्मिता देव भी भाजपा को चुनौती देंगी दोनों राज्यों में। जनता दल यू भी इस बार बीजेपी से अलग हो गया है तो नीतीश कुमार की पार्टी भी वहाँ पे चुनौती देगी। इस तरह से इन राज्यों में मुझे लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने की कम संभावना है। हाँ, नागालैंड में बीजेपी वापसी की ओर है, वापस हो सकती है, इनकी सत्ता आ सकती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेघालय में हंग करने की संभावना है, क्योंकि मेघालय में इसका कारण है कि वहाँ पे भी सभी लोगों के जो ये आ रहा है उसमें हंग करने की संभावना है। और यहाँ पे जो अभी जो कर्नाटका में है येदियुरप्पा और बासवराज के बीच तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। अगर वहाँ पे इनके कांग्रेस के जो नेता हैं जो सिद्धरमैया और इनके जो एक और पार्टी के नेता हैं, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, अगर उनमें तालमेल चल रहे तो कांग्रेस वापसी कर सकती है, नहीं तो फिर त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल जी और KT सिंहदेव से में तालमेल ठीक रहा तो जितना सीट कांग्रेस जीती है उतना जीतेगी। अगर फिर भी दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है फिर भी मुझे लग रहा है वहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती है तो बुरी तरह हारेगी। उसका कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी कंडीशन पर इसमें बीजेपी में आए कि हो सकता है कि जो अगला विधानसभा है उनमें उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो इनमें बुरी तरह हार होगी। राजस्थान में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत में अगर तालमेल ठीक ठाक रहा तो फिर वापसी कर सकती है कांग्रेस। अगर नहीं तालमेल ठीक रहता है तो वहाँ पे इनको भारी नुकसान होगा। उधर वसुंधरा राजे को भी बीजेपी साइड करने के चक्कर में लगी हुई है और नरेंद्र सिंह तोमर को हो सकता है मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, तो वहाँ पे भी हंग करने की संभावना है। अगर सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी में तालमेल ठीक ठाक रहता है तो कांग्रेस वापसी कर सकती है। तो इसी कारण जो स्टेट के जो निर्वाचन हो रहे हैं, जैसे कर्नाटका हो गया आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इस सब में भी इनको नुकसान होने की संभावना है। और वहाँ पे इनके जो सहयोगी पार्टी जो इनसे अलग हो गए हैं वही नुकसान पहुँचाएंगे, कोई नहीं नुकसान पहुँचाएंगे इनको। और जहाँ तक मुझे लगता है कि तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है वापसी करेगी, वहाँ पे हाँ बीजेपी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस की भी कुछ सीटें आएंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कितना आएगी नहीं आएगी क्योंकि छोटा स्टेट है। लेकिन के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी जो है भारतीय राष्ट्र समिति, जिसको पहला नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, वो वापसी करने की ओर है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इन 9 राज्यों में बीजेपी को नुकसान होती है तो फिर राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ ना कुछ करेगी। जैसे मान ली गिलगित बाल्टिस्तान का जो मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है उस पर ही कब्जा करने का प्रयास करेगी, ताकि फिर राष्ट्रवाद की भावना देशवासियों में पैदा हो और फिर इनको पूर्ण ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिया जाए।
लेकिन मुझे लग रहा है लोकसभा में इनको 100 से पौने 200 सीट तक लॉस होने की संभावना है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि हर मानव कोई पूर्ण नहीं होता है, हर मानव में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। एक अनुमान लगाया जाता है फ्यूचर में, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन कब क्या समय बदल जाए कोई पता नहीं चलता। तो इसी कारण आज के दौर में जो भी सच बोल रहे हैं, जो सच्चाई के राह पे चल रहे हैं, उनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। कोई कुछ कुछ बने कटु सत्य बने अच्छा लगता ही नहीं है। अगर कोई आसमान से भी भगवान भी आ जाते हैं, अगर यहाँ पे सच्चाई के साथ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको भी लोग मारने का प्रयास करता है। जैसे आपने देखा कृष्ण भगवान का आप लोग को उदाहरण देता हूँ कि जब यहाँ पे अच्छाई करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए आए, तो उनके मामा कंस ने किस प्रकार से टॉर्चर करके मारने का प्रयास किया कि ताड़कासुर को भेजा जो राक्षसी थी। इस तरह से बहुत लोग आए उनको मारने के लिए, लेकिन वो फिर भी वो नहीं मरे, बल्कि उल्टा उनको मार दिया गया था। इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि आसमानों से फरिश्ते जो उतर जाए, वो भी इस दौर में सच बोले तो मॉब लिंचिंग करके मारे जाए। मतलब उस महाभारत काल के या आज के काल में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यही है कि उस समय डायरेक्ट लोग मारता था, जान मार देता था। अब है कि टॉर्चर करके, ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके, या पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके, या इस तरह से आर्मी का इस्तेमाल करके उनको किस तरह से मार दिया जा रहा है। तो जब भगवान भी जब इस पृथ्वी पर सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, तो हम लोग आम आदमी कहाँ से सुरक्षित रहेंगे। तो आसमान से फरिश्ते जब यहाँ सुरक्षित न रह सकते हैं, तो जो लोकतंत्र में जो साधारण से साधारण आदमी है, वो कैसे सुरक्षित रह सकता। लेकिन जो सच्चाई है, जो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के लीडर हो। जो अभी बीजेपी की जो कार्यकारिणी की जो परिषद की जो बैठक हुई थी, उन्होंने भी आज मोदी जी को बहुत चीज़ याद आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाए, उसके बाद मुस्लिमों से मिले, सब लोग से मिले। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी से राजनीति शुरू होती है, तो यूनिवर्सिटी में राजनीति समाप्त भी होती है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जो बड़े लीडर देश में बने हैं, वो कहीं ना कहीं उनका यूनिवर्सिटी से संपर्क रहा है। उसका कारण ये रहता है कि यूनिवर्सिटी के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग सब उनको साथ देते हैं, तब वो सत्ता में आते हैं। अगर यही यूनिवर्सिटी में ही राजनीति समाप्त होने की बात ये होती है कि जब यूनिवर्सिटी के लोग उस सत्तारूढ़ दल को साथ छोड़ देता है, तो उसकी सत्ता भी चली जाती है। तो इसी कारण अगर विश्वविद्यालय से राजनीति की शुरुआत होती है, तो विश्वविद्यालय भी उस राजनीति का अंत भी करता है। इसका सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, जहाँ जहाँ जो डैमेज है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये इस चीज़ को माननीय जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकारा है। 160 सीट जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में है, उनकी बहुत कमज़ोर स्थिति हो चुकी है। उसका रिजल्ट आपको यूपी का इलेक्शन बता दिया। उसके बाद जो भी स्टेट में इलेक्शन हुए, वहाँ पे इनको भारी डैमेज हुआ पहले की तुलना में। तो इसको स्वीकार करना चाहिए, कहाँ कहाँ डैमेज हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और है कि मान लिया जाए कि जो अपने लोग जो जख्म देते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदरूनी चल रही है। मैं तो नाम नहीं बताऊंगा। अब वो जो अंदरूनी रहता है, वो कोई एक सरे में नहीं आता है, वो किसी को पता भी नहीं चलता। वो अंदर अंदर ही वो जख्म इतना खोखला कर देता है, इतना खोखला कर देता है कि उस शरीर को ख़त्म कर देता है। शरीर का मतलब यहाँ पार्टी हो गया, नेतृत्व की बात हुई, तो इस पर एक शेर भी है, किसी एक सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपने दे जाते हैं। मतलब जो जख्म में अगर एक सरे उसका होता है जो शरीर में कुछ जख्म हो ऊपर से हो, लेकिन जो अंदर अंदर जो जख्म दे दिया जा रहा है, वो कभी नहीं आ सकता। इस कारण इसमें जो लॉस होने की बात है, वो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इन स्टेट में लॉस होगी। चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उधर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम में भी देखिए वापसी कर पाते हैं कि नहीं। नागालैंड में भी मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बने, और आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये सब जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान छीनने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि छीन पाएंगे। हो सकता है बशर्ते कि कांग्रेस के जो वहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं, राज्य के लीडर हैं, कोई विश्वासघात नहीं करें, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाए, एक पार्टी समझे सबको। चूँकि मान लिया जाए कि
तो आप राज्यसभा में आना चाहते हैं या मंत्री बनना चाहते हैं, जब अपना स्टेट में अपने एमएलए को ज़्यादा जिताइएगा तभी राज्यसभा में आएंगे, या फिर आगे का आपका जो भविष्य वो तय होगी, सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा। इस कारण वहाँ पे जो भी वहाँ पे चल रहा है अभी त्रिपुरा में, वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। चाहे अब मेघालय में भी, चूँकि वहाँ पे टीएमसी भी मजबूत हुई है, जनता दल यू भी मजबूत हुई, उनका भी कुछ विधायक वहाँ पे जीते हैं, छोटे स्टेट हैं। इस तरह से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की नुकसान होने की संभावना है। थैंक यू।